नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं तिड़दिया क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज अपने कृषि बिल पढ़ेंगे, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा अभी अपने 2020 में जो 3 कृषि बिल लाए गए थे, जिसका जो किसान विरोध कर रहे हैं, जो दिल्ली चलो आंदोलन में आप सुन ही रहे हो न्यूज़ में। तो वो तीनों जो कृषि बिल है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। उसके क्या तो फायदे हैं, सरकार क्यों लाई, क्या सोच कर लाई, और सरकार जो किसान है वो क्यों विरोध कर रहे हैं। तो अपने दोनों पक्षों को लेके इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो कृषि बिल है, इसमें पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, ठीक है। नाम थोड़ा लंबा है इसका। फिर दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बंदोबस्ती और सुरक्षा विधेयक 2020। और तीसरा किसान जो कृषि बिल है वह आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो ये 3 कृषि बिल है जो मैंने आपको बताया, और इसको अपने अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आपको नाम बताएं कि ये 3 कृषि बिल है जो अभी केंद्र सरकार ने पास किए हैं, ठीक है। और आप आगे नोट करके ये लिख लेना कि ये जो कृषि बिल है केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु घोषित अध्यादेश का स्थान लेंगे। अभी यहाँ एक वर्ड आया कि अध्यादेश, यानी कि क्या था कि ये जो 3 कृषि बिल थे, पहले इन तीनों पर अध्यादेश लाया गया था, लेकिन जून 2020 में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो कृषि बिल है ये परमानेंटली हो जाएंगे। इसकी वजह से जो किसान है विरोध कर रहे हैं, और क्यों विरोध कर रहे हैं वो अपने आगे देखेंगे इसमें। पहले अपने देखते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। देखो, अध्यादेश एक प्रकार का कानून कह सकते हैं, कानून होता है जो संविधान के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश को जारी करता है, ठीक है। अध्यादेश का जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल्स में, 123 में, और कौन जारी करता है अध्यादेश को, इसको राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है। अध्यादेश की जो वैधता होती है ये 6 माह तक होती है, यानी कि अध्यादेश 6 माह तक वैधानिक रहता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का कानून है जो राष्ट्रपति लागू करता है और 6 माह तक वैध रहता है। उसके बाद में यानी कि इसको परमानेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, किसान जो अभी विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है वो सब अपने पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसान जो है अपनी फसल कहाँ कहाँ बेच सकता है। यानी कि इससे क्या होता है कि ये जो 3 बिल है, इन बिल आने से पहले जो किसान है अपनी फसल कहाँ कहाँ बेच सकता था, और जो बिल है उसको, इससे क्या होगा, ये आपको अगर एक बार समझ आ गया तो वो तीनों बिल समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कि जो लोकल मार्केट होता है, जैसे किसान मान लो कि खेती कर रहा है, उसके आसपास का कोई लोकल मार्केट है, तो वहाँ पर खुद का जो प्रोड्यूस है, उत्पादन है, वो बेच सकता है किसान, ठीक है। तो दूसरा जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएम एपीएमसी एक्ट के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के नियंत्रण में मंडियों का निर्माण किया गया। देखो, ये जो एपीएमसी एक्ट है, जिसको अपने कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, या इसको हिंदी में कह सकते हैं अपने कृषि उत्पादन विपणन समिति, क्या है ये समझते हैं पहले। तो क्या है कि पहले क्या होता था, जब अपने मतलब कि देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम क्या था कि जो किसान था, किसान की जो मतलब फसलें थी ना, वो उनकी ढंग से अपने को मतलब जो मिलती थी, उसका जो प्रोडक्शन का जो अपने को मिलता था वो ढंग से नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि जो लाला टाइप लोग थे ना, यानी कि जो जिम्मेदार लोग थे, वो क्या करते थे कि किसानों की उपज को कम दाम पर ले लेते थे, है ना। तो इससे उसकी जो उपज का जो मतलब कि जो दाम मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं था। लेकिन फिर क्या किया, मोस्टली जो राज्य सरकार, यानी कि 1950 के बाद में अधिकांश राज्य सरकारों ने क्या किया, ये जो एपीएमसी एक्ट है ये लागू किया। इसके तहत क्या होता है कि जो प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के नियंत्रण में मंडियों का निर्माण किया गया, यानी कि कृषि मंडियां बढ़ा दी। जो उसमें क्या होता है, किसान अपना जो उत्पादन है उसको बेच सकता है और उचित जो उसका दाम है वो मिल सकता है, जिससे जो ये लाला टाइप जो जिम्मेदार होते हैं इनका जो शोषण होता है उससे बचा जा सके। तो ये एपीएमसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। और फिर तीसरा है कि अपने सरकार को किसान जो फसल है वो एमएसपी पर भी बेच सकता है, ठीक है। ये एमएसपी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो, एमएसपी इसको अपने कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में अपने उनको कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको पहले देखते हैं कि इसको लागू कौन करता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू जो करता है वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम की एक संस्था है, ये जारी करता है, ठीक है, एमएसपी को। इसका गठन 1965 में किया गया था, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी कि गन्ने की जो एमएसपी है वो गन्ना आयोग ही तय करता है, ठीक है। गन्ने के अलावा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी तय करती है, जिसका गठन 1965 में किया गया था, ठीक है। एमएसपी क्या होती है कि एक सरकार क्या करती है, एक मतलब कि जो फसल अपने जो बोते हैं उसकी मतलब कि जो दाम है वो फिक्स कर देती है, भाई इस दाम पर आप सरकार को फसल बेच सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यानी कि जो किसानों के जो लागत आती है, लागत यानी कि जो उसको ट्रांसफ़र करने में लागत आती है, उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिला के इसमें एमएसपी में किसानों को दिया जाता है, ठीक है। अब अपने एक एक करके बिल पढ़ते हैं, ठीक है, इसके क्या लाभ है और किसान क्यों विरोध कर रहे हैं वो अपने पढ़ते हैं। तो पहला जो बिल है वो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। तो ये विधेयक जो है राज्य की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार देता है, ठीक है। तो अभी तक किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए एपीएमसी के बाहर कृषि उपज को बेचने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। देखो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो अभी तक इस बिल से पहले क्या था कि एपीएमसी जो एक्ट है उसके एपीएमसी एक्ट के थ्रू जो मंडियां बनाई गई थी, उस मंडियों से अगर आप बाहर उत्पादन को बेचोगे, फसल को बेचोगे, तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। लेकिन ये बिल आने के बाद में कृषि उपज वाणिज्य व्यापार विधेयक, इस बिल के थ्रू क्या होगा कि जो किसान है वो अपनी ये जो राज्य की जो मंडियां हैं इससे बाहर भी अपनी जो फसल है उसको बेच सकता है। इससे बाहर यानी कि अदर स्टेट में भी बेच सकता है। अगर एपीएमसी के तहत जो मंडियां हैं उससे अगर उससे भी ज़्यादा अगर मतलब कि फ़ायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो किसान बाहर भी अपना जो उत्पादन या जो फसल है उसको बेच सकता है, ठीक है। तो इसके क्या लाभ है, तो कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापारी और किसानों को कृषि उपज की खरीद बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होंगे, ठीक है। पहले तो ये है कि पहले तो ओनली एपीएमसी में वहाँ बेचते थे, लेकिन ये बिल आने के बाद में अपने बाहर बेच सकते हैं और उससे अधिक ज़्यादा क्षेत्र में मिल सकता है। अगर प्रॉफिट अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बाहर बेच सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अलावा कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि अपने एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि पंजाब में गेहूँ ज़्यादा होती है और हरियाणा में गेहूँ कम है, ठीक है। तो उस गेहूं का जो दाम होगा, उसका जो मूल्य होगा पंजाब में तो कम होगा क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी ज़्यादा होती है। लेकिन मान लो कि हरियाणा में कम होती है, अपने एग्जांपल के लिए लेते हैं, हरियाणा में कम होती है, तो वो अगर पंजाब से गेहूं ले तो उसको उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा, ठीक है। तो ये तो इसके लाभ है। तो अब आप सोच रहे हो कि अगर ये इतने इसके लाभ है, अगर ये इतना बिल पॉजिटिव है, तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो अपने देखते हैं कि किसान इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी रीज़न है। तो किसान देखो विरोध इसलिए कर रहे हैं, देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एपीएमसी एक्ट के थ्रू मंडियां बनाई गई थी, ठीक है। तो वहाँ बेचते थे, ठीक है। अब तो ये जो एपीएमसी एक्ट है ना, ये इसको जो नियंत्रण करती है राज्य सरकार नियंत्रण करती है, ठीक है। और ये एपीएमसी है ना, ये क्या करती है कि सरकार को क्या देती है, टैक्स देती है, ठीक है। तो भाई अगर किसानों को बाहर बेचेंगे किसान, यानी कि एपीएमसी जो मंडी है इससे बाहर बेचेंगे, राज्य मंडियों से बाहर बेचेंगे अपना जो फसल, तो क्या होगा कि ये एपीएमसी को सरकार बंद कर सकती है। बंद क्यों करेगी, मैंने बताया कि ये एपीएमसी क्या है कि सरकार को टैक्स देती है, ठीक है। जब टैक्स नहीं मिलेगा क्योंकि किसान बाहर बेचेंगे, एपीएमसी वहाँ बेचेंगे नहीं जो मंडियाँ बनाई है, तो वहाँ अगर टैक्स नहीं मिलेगा सरकार को तो सरकार इसको बंद कर सकती है, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर जो जहाँ पर मतलब कि बाहर जो उद्योगपति है बड़े बड़े या जो व्यापारी है उनको जो फसल बेच रहे हैं किसान, ठीक है, फिर वो मनमर्जी करेंगे, वो किसानों का शोषण करेंगे और खुद की मतलब खुद की मर्जी से जितना वो दाम है वो तय करेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि बिहार के अंदर 2006 में एपीएमसी एक्ट को बंद कर दिया था। 2006 में बिहार के अंदर एपीएमसी एक्ट था, इसको बंद कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ के किसानों को बहुत दिक्कतें हुई थी, ठीक है। तो इसी डर से मतलब जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं उनके शोषण के डर से ये इस बिल का विरोध हो रहा है। इस बिल का जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सरकार ने क्यों लागू किया था, क्या लाभ है उसके, और किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, उसका भी आपको रीजन प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है जो बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक, ठीक है। देखो इसमें क्या है,
जो भारतीय किसान है ना, भारतीय किसानों को यह बिल बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आज़ादी देता है। यानी कि बुआई की नहीं उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप मतलब दे सकते हो, इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप अपनी फसल को अपने बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसानों को मौसम की अत्यधिक निर्भरता या बाजार की अनिश्चितता के कारण कृषि में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया। देखो क्या होता है कि आप सबको पता है कि ये जो खेती है मतलब कि ये मौसम पर निर्भर रहती है, ठीक है, या बाजार की अनिश्चितता या मौसम की अत्यधिक निर्भरता पर रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि मौसम ख़राब हो या सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, उसकी वजह से क्या होता है किसानों को जो उसका जो दाम होता, फसल ख़राब हो जाती थी, ठीक है, वो दाम मिलता नहीं था, ठीक है, कर्जे में डूब जाते थे किसान। लेकिन सरकार ने क्या किया कि बुआई से पहले, यानी बुआई से पहले ही आप अपनी फसल का जो दाम है वो तय कर सकते हो, आप अपनी जो खेत है वो आप बेच सकते हो, ठीक है, बुआई से पहले तय करके, ठीक है। तो इसके क्या लाभ थे? तो ये विधेयक क्या है कि किसानों को बड़े बड़े कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा और किसान को फसल का सही मूल्य प्राप्त होगा। अब भाई किसान को उसकी मतलब कि शॉपिंग करने से पहले ही अगर उस किसान का उसको उसको मतलब कि दाम मिल रहा है जो होना चाहिए, किसान को पता ही होता है भाई कितना होता है, वो दाम मिल रहा है, फिर भी मतलब किसान ये विरोध करिए, तो इसका ये कारण है, किसानों को ये डर है कि बाद में क्या होगा, जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं ना, बड़े बड़े कारोबारी है, उनका जो निजी क्षेत्र है ना, उनका उनकी उपज में दखल देना, बस यही रीजन है भी। उनको डर है कि बाद में उनकी उपज पर, उनकी जो खेती है उन पर कौन दखल देंगे, यानी कि जो निजी जो बड़े बड़े कारोबारी या निर्यातक है ना, उनके डर से, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। दूसरा फिर जो लास्ट और जो तीसरा है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। अब ये क्या है? देखो ये जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है ना, इसको मॉडिफाई किया गया, यानी कि इसको संशोधन किया है इसमें। इससे पहले था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यानी कि 1955 में एक नियम था, एक अधिनियम था आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसको मॉडिफाई किया आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ठीक है। तो पहले अपने ये देख लेते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या था और फिर देखते हैं कि इसमें क्या संशोधन किया, ठीक है। तो ये अधिनियम आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए लाया गया था। देखो समझते हैं। देखो जब अपने आज़ादी मिली थी ना 1947 के बाद में, ठीक है, उस टाइम क्या था कि जो भुखमरी थी, यानी कि ज़्यादा वो था नहीं, भुखमरी थी। उस टाइम क्या करते थे ये जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, ये क्या करते थे, जो वस्तुएं थी, आवश्यक वस्तुएं थी, उनको जमा कर लेते थे, ठीक है। जमा करते फिर कालाबाजारी करते थे। कालाबाजारी मतलब जब स्टॉक ख़त्म हो जाता था उस टाइम ये बेचते थे ज़्यादा दामों पर, ठीक है। तो इन जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, पूर्ति और वितरण को नियंत्रण कर सकती है। साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। देखो क्या है कि अगर सरकार ने किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया तो उसका उत्पादन, उसकी पूर्ति, उसका वितरण को नियंत्रण कर सकती है, यानी कि कौन कितना उस वस्तु का संग्रह कर सकता है उसको ये नियंत्रण कर सकती है। यानी कि कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकने के लिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें संशोधन किया है 2020 में, वो क्या है वो देखते हैं कि आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 का जो उद्देश्य है वो है निजी निवेशकों को आवश्यक वस्तुओं के संग्रह का असीमित अधिकार देता है। तो समझ आ गया आपको, यानी कि 1955 वाला जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था इसमें जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका गया था, कालाबाजारी और जमाखोरी, ठीक है। लेकिन इसमें वापस संशोधन करके ये कह दिया कि आवश्यक जो वस्तु उनका संग्रह कर सकते हैं, उनको असीमित अधिकार है, कितना भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। देखो भाई वापस से वही सिस्टम हो जाएगा ना कि क्योंकि जो आवश्यक वस्तु उनका संग्रह अगर करेंगे, उनको असीमित अधिकार है, करने लगे, तो जमाखोरी और कालाबाजारी है वो वापस से होने के संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो कृषि बिल है आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, आई होप, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।